इनकी एक बुक अभी आई है रिसेंटली, द 4 अटेम्प्ट्स ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदीज लाइफ, जिसमें 2017 का एक डॉक्यूमेंट था जो दो माओवादियों के बीच का कॉरेस्पॉन्डेंस था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को मारने की प्लानिंग थी। उस दिन गजवा टाइम्स लश्कर तैयबा का माउथपीस था और उसने क्लेम किया कि इशरत हमारी बेटी है, हमारी फिदाइन है और हमको फक्र है अपने शहीद बेटी पे। ये चारों आतंकवादी थे, इसमें 2 पाकिस्तानी थे, इशरत जहां के लिंक्स थे, इनका हैंडलर था पाकिस्तान में। मतलब इस बात को स्वीकार करती है पहली एफिडेविट जो गृह मंत्री चिदम्बरम साहब के हवाले से दी गई। फिर एफिडेविट फाइल किया जाता है और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है और आखिरी बार हुआ है। कोर्ट ने एक एसआईटी बनाई थी। एसआईटी के लोगों ने उनको सिगरेट के बट से जलाया था। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हाईली प्लेस्ड लोग थे जो नहीं लिया ना, उसमें अहमद पटेल का लिया और लोगों का लिया कि जिन्होंने ये पूरी साजिश रची थी। 3 घटनाओं का जिक्र करना जरूरी है। एक, डेविड कोलमन हेडली का इंटरोगेशन हो चुका था और उसमें डेविड कोलमन हेडली ने इस बात को स्वीकार किया था कि वो मुजम्मिल को जानता था जो इशरत जहां एंड टीम का हैंडलर था जो पाकिस्तान में बैठा हुआ था, और वो इशरत जहां के बारे में भी जानता था। अच्छा। और दे वर ऑन अ मिशन टू किल द गुजरात चीफ मिनिस्टर। डेविड कोलमन हेडली का जो कन्फेशन था उसको एनआईए ने अपने चार्जशीट का हिस्सा नहीं बनाया। आप समझ लिए कितना पॉलिटिकल प्रेशर होगा। बिल्कुल। तो 5 नंबर मछली था का मतलब था नरेंद्र मोदी, रियाज और यासीन भटकल। एक तो पाकिस्तान भाग गया, एक को पकड़ा गया था नेपाल से। 2 लोगों को टारगेट किया गया था। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह जो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। 9/15 में पहला बम ब्लास्ट, फिर दूसरा 11:40 में, तीसरा गांधी मैदान, रीजेंट सिनेमा। मोदी जी क्या करते हैं, गांधी मैदान आते हैं और गांधी मैदान आकर के एक इस बात की चर्चा हमारे सूत्र भी बताते हैं, 1-2 अखबारों में रिपोर्ट भी हुआ, लेकिन बाद में पता नहीं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बना कि मोदी जी जिस मंच पर थे उसके नीचे बम था। हाँ, जब उधेड़ना शुरू किया धीरे धीरे तो ट्रक लोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिले और पहली बार ये साबित हुआ कि इस देश में अर्बन नक्सल नाम का एक कंसेप्ट है जिसको कि लोग बोलते थे कि मिथ है। असली इसमें मारने की बात आती है कि वी आर थिंकिंग अलोंग द लाइंस ऑफ अनदर राजीव गांधी टाइप इंसिडेंट। नीच दिखा सकते उतना ज्यादा दिखाते हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। इस देश की इमेज कैसे खराब हो जाए, यहाँ बम क्यों नहीं फट रहे, यहाँ दंगे क्यों नहीं हो रहे। नमस्कार दोस्तों, अखिल कोठारी के पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ विनय कुमार सिंह जी हैं जो एक ऑथर, कॉलमनिस्ट, रिसर्चर। इनकी एक बुक अभी आई है रिसेंटली, द 4 अटेम्प्ट्स ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदीज लाइफ, जिसमें इन्होंने 4 अलग अलग केसेस के बारे में बात करी है। इशरत जहां का केस, भीमा कोरेगांव का केस, अहमदाबाद ब्लास्ट का केस और जो गांधी मैदान की रैली, ये 4 केसेस। तो हम एक एक करके चारों केसेस को कवर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो 4 अटेम्प्ट्स और जो एक लार्जर इसके पीछे इंटेंट नरेंद्र मोदी जी को मारने का या फिर कोई एक वॉइस दबाने का। तो पहले तो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। कैसे हैं आप? ऑल वेल। या और धन्यवाद आपको कि आपने अपने इस प्रतिष्ठित पॉडकास्ट पे मुझे बुलाया। जी 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 जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन करने के लिए। मी टू। यस। तो सबसे पहले ही केस से शुरू करेंगे। आप बताइए। जो कुल 4 केसेस हमने लिए हैं जैसा आपने बताया। तो उसमें इशरत जहां का केस था 2004 का, उसके बाद 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट है, फिर गांधी मैदान 2013 और 2018 में इन्वेस्टिगेशन होता है भीमा कोरेगांव का। जी। तो भीमा कोरेगांव का अपने आप में वो एक अटेम्प्ट नहीं था, भीमा कोरेगांव की घटना। हाँ। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उस इन्वेस्टिगेशन में कई डॉक्यूमेंट्स निकले, जिसमें 2017 का एक डॉक्यूमेंट था जो 2 माओवादियों के बीच का कॉरेस्पॉन्डेंस था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को मारने की प्लानिंग थी और पूरा एक डिटेल्ड प्लानिंग थी, कैसे मारना है, क्या करना है। तो शुरू करते हैं इशरत जहां जो पहला केस है, साल 2004 और 15 जून अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को इनपुट मिलता है भारत सरकार के आईबी से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से। जी। तो उसके बाद उस इनपुट पे एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर में 4 लोग मारे जाते हैं। उसमें इशरत जहां हैं जी, और एक जावेद गुलाम शेख उर्फ प्रणेश पिल्लई। तो ये अजीब सा नाम लगेगा आपको कि असल में वो प्रणेश पिल्लई है और एक मुस्लिम लड़की से विवाह करने के लिए वो 10-15 साल पहले वो कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। और डाउन द लाइन वो फिर टेररिस्ट भी हो जाता है। अच्छा। तो जावेद गुलाम शेख और प्रणेश पिल्लई एक ही व्यक्ति के नाम है। तीसरा अमजद अली
अकबर उर्फ अली राणा, ये पाकिस्तान का था, सरगोड़ा का, और जिसान जौहर उर्फ रंगबाज, ये गुजरांवाला पाकिस्तान का था। ठीक तो है। 2 हिंदुस्तानी थे, और 2 पाकिस्तानी थे। एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर होने के बाद तुरंत दूसरे घंटे ही कहें कि शाम को ये चीजें शुरू हो गई कि फेक एनकाउंटर। और इशरत जहां केस जब बात करते हैं तो इशरत जहां केस का पूरा नाम है इशरत जहां फेक एनकाउंटर केस। बिल्कुल, हाँ, हर जगह यही देखने को मिलता है क्योंकि इतनी आर्टिकल्स लिखे गए। आज अभी भी आप जाकर के गूगल करेंगे तो इशरत जहां फेक एनकाउंटर केस ही पूरा दिखेगा, और मतलब मुझे लगता है कि हजारों आर्टिकल्स लिखे गए। बिल्कुल। और उसी क्षण एनकाउंटर के घंटों बाद ही उसको क्लीन चिट दे दिया गया कि ये माइनॉरिटी समाज की थी, इसलिए टारगेट किया गया, और गुजरात सरकार एंटी माइनॉरिटी है। खैर, साथ साथ उसके इन्वेस्टिगेशन चली और साथ साथ ये प्रोपेगेंडा भी चला। तो ये दोनों समांतर चलते हैं। तो प्रोपेगेंडा आप देखेंगे तो प्रोपेगेंडा के माध्यम से, और बाद में जिस तरीके का सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है, तो उसमें प्रयास किया गया कि नरेंद्र मोदी को जेल भेजा जाए या उनकी साख खत्म कर दी जाए, क्योंकि उस समय चर्चित होने लगे थे और देश भर में लोग उनको सुनना चाहते थे, पसंद करते थे, और बेचैनी उसी बात से थी। और धीरे धीरे फिर मैं बार बार कहता हूं कि एक बुलेट टेररिज्म भी था, जिसमें कि गोली से मारने का प्रयास था। दूसरा एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म था, कि एक बौद्धिक आतंकवाद भी था जो साथ साथ चल रहा था, कि अगर गोली से नहीं मरे, बम से नहीं मरे, तो इनको बौद्धिक तरीके से इनकी हत्या कर दी जाए, इनकी सामाजिक साख खत्म कर दी जाए। तो जिस दिन घटना हुई उस दिन गजवा टाइम्स लश्कर तैयबा का माउथपीस था, और उसने क्लेम किया कि इशरत हमारी बेटी है, हमारी फिदाइन है, और हमको फक्र है अपने इस शहीद बेटी पे। मतलब अच्छा। लश्कर तैयबा ने ये क्लेम किया कि ये हमारी ऑपरेटिव। ठीक है। ये उसके अगले दिन की ही बात? उसके अगले दिन, ठीक। मतलब कि गजवा टाइम्स नाम था उस वो उनका ऑपरेटिव का, जो भी माउथपीस था उनका। और उसके बाद आप देखेंगे तो ये 2004 में गजवा टाइम्स, मतलब उस घटना के बाद, क्लेम करता है, और भारत में नैरेटिव चल रहा है कि नहीं फेक एनकाउंटर है। और गजवा टाइम्स 3 साल बाद भारत में जो नैरेटिव चलाया जा रहा था उस नैरेटिव के साथ खड़ा होता है, और वो यू टर्न मारता है कि ये टाइपोग्राफिकल एरर है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया। वो हमने 3 साल पहले टाइपिंग मिस्टेक कर दी थी। और इशरत हमारी बेटी नहीं है, हमारी ऑपरेटिव नहीं है, और वो बेचारी माइनॉरिटी है। और भारत सरकार, मतलब कि गुजरात पुलिस ने उसका कोल्ड ब्लड में एनकाउंटर कर दिया। गजवा टाइम्स यू टर्न मारता है 3 साल बाद 2007 में कि इशरत हमारी बेटी नहीं है, पुरानी बातों को झुटला देता है, कहता है कि ये टाइपोग्राफिकल एरर है, और भारत सरकार इसमें दोषी, मतलब कि गुजरात सरकार इसमें दोषी है, और ये शुद्ध रूप से कोल्ड ब्लडेड निर्दोष लोगों का एनकाउंटर है। जमातु दावा की एलईटी का जो माउथपीस था गजवा टाइम्स, उसका यू टर्न समझ में आता है कि उसको सूट करता है एंटी मोदी नैरेटिव। भारत के विपक्ष को भी सूट करता था एंटी मोदी नैरेटिव। लेकिन कमाल की बात तब होती है कि जब 2009 में एक एफिडेविट फाइल किया जाता है हाई कोर्ट में, अहमदाबाद हाई कोर्ट में। एफिडेविट क्यों फाइल किया जाता है? तो इशरत जहां की मां है शमीमा कौसर, वह कोर्ट का रुख करती हैं और कहती हैं कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। तो सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, तो उस मामले में एफिडेविट फाइल की जाती है। और एफिडेविट इशरत जहां की मां हाई कोर्ट जाती हैं कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, और उसी मामले में केंद्र सरकार एफिडेविट फाइल करती है। केंद्र सरकार यानी कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार, और गृह मंत्री हैं चिदम्बरम साहब। अच्छा। चिदम्बरम साहब के अप्रूवल से, मतलब गृह मंत्री अप्रूवल देते हैं पहला एफिडेविट फाइल करने का, और पहला एफिडेविट फाइल किया जाता है 30 सितंबर 2009 को। और उस एफिडेविट में डिटेल लिखा हुआ है कि ये चारों आतंकवादी थे, इसमें 2 पाकिस्तानी थे, इशरत जहां के लिंक्स थे, इनका हैंडलर था पाकिस्तान में बैठा हुआ, मुजम्मिल नाम था उसका, और वो हैंडल कर रहा था। और ये जो प्रणेश पिल्लई है, इसका क्रिमिनल हिस्ट्री सीट है, इसके बैकग्राउंड्स ठीक नहीं है, और इशरत के भी संदिग्ध हैं जो गतिविधियां थी, सारी बातें। और उसमें गजवा टाइम्स का भी जिक्र है
कि अच्छा, गजवा उस टाइम्स ने affidavit। जो यू टर्न मारा वो इंडियन एजेंसीज को मिसलीड करने के लिए और कोर्ट को मिसलीड करने के लिए किया। अच्छा, मतलब इस बात को स्वीकार करती है पहली एफिडेविट जो गृह मंत्री चिदम्बरम साहब के हवाले से दी गई थी। ठीक। तो इसलिए दिस केस इज नॉट फिट फॉर सीबीआई। और इंटेलिजेंस इनपुट था, आईबी ने सर्विलांस पे रखा था, ढेर सारे इनपुट्स थे, उस इनपुट्स के रिकॉर्ड से सारी बातें कहती हैं। वो पहले एफिडेविट डिटेल्ड एफिडेविट है। जैसे लश्कर तैयबा ने यू टर्न मारा गजवा टाइम्स पे, वैसे भारत की सरकार यू टर्न मारती है। अच्छा, 2 महीने बाद फिर एफिडेविट फाइल किया जाता है और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है और आखिरी बार हुआ है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। कि 2 बार दोबारा एफिडेविट, पहले एफिडेविट को रिजेक्ट करते हुए दोबारा एफिडेविट दिया गया कोर्ट में। और वही हाल हुआ जो लश्कर तैयबा ने अपने माउथपीस पे किया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी वही कहा दूसरे एफिडेविट में कि ये एरर था, हमारा एरर ऑफ जजमेंट था और ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था और ये निर्दोष थे। माय गॉड, इतना यूटर्न मारा माय गया। गॉड। और अपनी ही बात को उन्होंने झुठला दिया। एफिडेविट जो उन्होंने फाइल किया था अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री में थे आरवीएस मणि साहब। अच्छा, हु इज अ फेमस ऑथर। अभी उनकी किताब है द मिथ ऑफ हिंदू टेरर। आरवीएस मणि साहब इसकी पोल खोलते हैं, कहते हैं कि कोर्ट ने एक एसआईटी बनाई थी। एसआईटी के लोगों ने उनको सिगरेट के बट से जलाया था। किन को? आरवीएस मणि को। सेकंड एफिडेविट देने के लिए जबरदस्ती उनके साथ की गई, उनकी हत्या की भी साजिश रची गई, उनको सिगरेट के बट से जलाया गया। उस समय गृह सचिव थे जीके पिल्लई साहब। और जीके पिल्लई साहब उस समय भी बोल रहे थे कि मैं आईबी के साथ खड़ा हूं। मैं तो उसका इंटेलिजेंस इनपुट सही था। और बाद में एक और घटना होती है कि आईबी के बाद में स्पेशल डायरेक्टर होते हैं राजेंद्र कुमार जी, उस समय ज्वाइंट डायरेक्टर थे। उन्हीं के हवाले से ये इनपुट आया था जिस पर गुजरात पुलिस ने काम किया, एक्शन लिया। ओके। तो ये कहा गया कि नहीं, आईबी से जो इनपुट आया वो इनपुट फॉर्ज था। आईबी ने गलत इनपुट दिया और राजेंद्र कुमार को ऑलमोस्ट अरेस्ट करने की तैयारी हो चुकी थी। तो जीके पिल्लई साहब, उस समय के जो एनएसए थे, ये लोग प्रधानमंत्री के पास गए, होम मिनिस्टर के पास भी जाकर के प्रोटेस्ट किया कि आईबी का काम है इंटेलिजेंस गैदर करना और आप अगर किसी अधिकारी को जेल डालेंगे तो पूरा आईबी का सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। बिल्कुल। और हमारे अधिकारी डरे हुए हैं, देश दुनिया भर में जान जोखिम पे डाल करके ये लोग काम करते हैं, इंटेलिजेंस गैदर करते हैं। तब जाकर के गिरफ्तारी बची। राजेंद्र कुमार साहब जब रिटायर हुए तब उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हाईली प्लेस्ड लोग थे जो किसी का नहीं लिया ना, उसमें अहमद पटेल का लिया और लोगों का लिया कि जिन्होंने ये पूरी साजिश रची थी मुझे जेल भेजने की, और उसमें आइडिया था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। जीके पिल्लई साहब नौकरी में रहते हुए और नौकरी के रिटायरमेंट के बाद भी वो कहते हैं कि ये इसका मैनिपुलेटेड था, ये पॉलिटिकल लेवल पे, ये टेक्निकली बहुत सही नहीं था ये। लेकिन सेकेंड एफिडेविट जब फाइल की गई तो फिर जो प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म है इसको बल मिल गया, ये ले उड़े। दूसरी और एक घटना होती है कि शमीमा कौसर जब कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट उसमें मदर इशरत जहां की माँ जब जाते हैं तो हाई कोर्ट उसमें ये कहता है कि इसमें एक एसआईटी गठित कर दी जाए, ये केस फिट नहीं है सीबीआई के लिए। और एसआईटी जब बनती है, मतलब कोर्ट कहता है कि ये केस फिट नहीं है सीबीआई इंक्वायरी के लिए, लेकिन एसआईटी बना दी जाए। तो एसआईटी के एक मेंबर होते हैं, वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं अहमदाबाद कोर्ट में, और उनका नाम है जस्टिस एसपी तमांग। ओके। और जस्टिस एसपी तमांग साहब 25 दिन के अंदर 243 पन्ने की रिपोर्ट तैयार करते हैं, हैंड रिटन रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। ठीक। मतलब 12 अगस्त से शुरू किया और 7 सितंबर 2009 को रिपोर्ट सबमिट कर दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये एनकाउंटर फेक है, कोल्ड ब्लडेड है। जो नैरेटिव चल रहा था उस नैरेटिव को बूस्ट करने वाला था।
और एक कदम और आगे तमांग साहब चले गए। उन्होंने कहा कि ये चारों हिंदुस्तानी थे। अच्छा, जो सारगोड़ा पाकिस्तान और गुजरांवाला जिनका एड्रेस वो भी हिंदुस्तान, उसको भी कहा कि ये हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तानी समझने का कारण क्या था? तो एक फोटो मिला आतंकवादियों के पास से, और उस फोटो के पीछे लिखा था सलीम, SALIM, अंग्रेजी में लिखा था। तो उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखा है, पढ़िएगा, कि चूंकि उर्दू में लिखा होता तो पाकिस्तानी होते, अंग्रेजी में लिखा था तो इसलिए हिंदुस्तानी है। बस ये रीजन था। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अंग्रेजी में लिखा था इसलिए इंग्लैंड के थे या अमेरिका के थे। वाह। तो उसमें क्या हुआ कि फिर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, और हाई कोर्ट ने डांटा कि यू आर ओवर स्टेपिंग योर जुडिशियल लिमिट्स। लेकिन फिर मसाला मिल गया था, जो नैरेटिव चलाने वाले थे ले उड़े कि जस्टिस तमांग की रिपोर्ट आ गई, जस्टिस तमांग की रिपोर्ट आ गई, SIT की रिपोर्ट आ गई, और मोदी दोषी हैं, ये एनकाउंटर फर्जी है। ये सारी चीजें, कई उतार चढ़ाव आए इस मामले में। दूसरा कि इस केस को CBI ने लिया, और इस केस को CBI ने लिया 2011 में। अच्छा, हाँ, इस केस को CBI ने लिया 2011 में, और जब इस केस को लिया, जब इन्वेस्टिगेशन CBI ने अपने हाथ में लिया, उसके पहले 3 घटनाएं हो चुकी थी जिसका जिक्र करना जरूरी है। 2004 से 11 के बीच में, 11 के बीच में, मतलब 2011 में जब लिया उसके पहले 3 घटनाओं का जिक्र करना जरूरी है। एक, डेविड कोलमन हेडली का इंटरोगेशन हो चुका था, ठीक है, NIA ने ही किया था, और उसमें डेविड कोलमन स्वीकार किया था कि वो मुजम्मिल को जानता था, जो इशरत जहां एंड टीम का हैंडलर था, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ था, ठीक, और वो इशरत जहां के बारे में भी जानता था। अच्छा, और दे वेर ऑन अ मिशन टू किल द गुजरात चीफ मिनिस्टर। ये हेडली ने बोला, और हेडली क्यों इंपॉर्टेंट था पूरी दुनिया के लिए? क्योंकि हेडली भारत में भी 26/11, अमेरिका में भी कई अटैक्स हुए थे, और दुनिया के कई देशों में अलग अलग टेररिस्ट एक्टिविटीज को इसने अंजाम दिया। और वो गोरा था ना, तो एनीवे ज्यादा तो कई देशों में उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। बिल्कुल। तो हेडली ने NIA को यह बताया। दूसरा, विकीलीक्स का 2008 में आपको ध्यान होगा, बड़ा बवाल मचा। विकीलीक्स सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट एजेंसीज के निकाल के बाहर रख देता। जूलियन असांजे, तो जूलियन असांजे की विकीलीक्स पे एक डॉक्यूमेंट आया, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स आए। वो FBI का केबल था, वो FBI का केबल था। अच्छा, और उस केबल में ये लिखा हुआ था कि जकी, मतलब कि पाकिस्तान में हैंडलर्स थे, और इशरत जहां एंड टीम जो है वो गुजरात के CM को मारना चाहते थे। अच्छा, और ढेर सारी बातें विकीलीक्स में लिखी गई हैं कि सेटिंग ऑफ टेरर कैंप्स इन साउथ इंडिया, और ये सब US इंटेलिजेंस इनपुट्स थे जिसको रिवील कर दिया गया। LET का मेंबर था सफीक कफा हुसैन, था एक ऑल इंडिया बेस्ड LET मेंबर जो ऑपरेशन चला रहा था, और मोदी जी को मारने का प्लान था। दूसरा ये प्रमाण आया। तीसरा प्रमाण आया कि देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड डेनियल C. क्लेग। ओके, और डेनियल C. क्लेग FBI के अधिकारी थे, और अमेरिका और भारत के बीच में ही वाज अ लाइजन ऑफिसर, ओके, और लीगल अटैची थे इंडियन एम्बेसी में। तो लाइजन ऑफिसर किसके लिए? जो डेविड कोलमन हेडली से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जो 26/11 पे खास तौर पे, उसके लाइजन ऑफिसर, जो 26/11 पे खास तौर पे उसके लाइजन ऑफिसर थे। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जून 25, 2010 को। उसमें लिखते हैं कि जकी टोल्ड हेडली अबाउट अ फीमेल सुसाइड बॉम्बर। जकी यानी जकीउर रहमान लखवी। उसने हेडली को फीमेल सुसाइड बॉम्बर, जिसका नाम इशरत जहां था, हु वाज रिक्रूटेड बाय मुजम्मिल जहां, was killed by Indian police during the attack. Jackie mentioned Muzammil plans to attack Akshardham Temple, Somnath, Siddhi Vinayak. These attacks were revenge for the 1988 attacks on the mosque in UP. 3 चीजें ये 2010 या 2010 के पहले हो गई। ये उन्होंने कहा बोला था,
ये उन्होंने चिट्ठी शेयर किया था, अच्छा। आईबी को चिट्ठी लिख करके बताया कि हमारे पास, एफबीआई के पास ये इंफॉर्मेशन है। ये 3 चीजें 2011 के पहले हो गई थी। और डेविड कोलमन हेडली का जो कन्फेशन था उसको एनआईए ने अपने चार्जशीट का हिस्सा नहीं बनाया। आप समझ लिए कितना पॉलिटिकल प्रेशर होगा। बिल्कुल। शानदार ऑर्गेनाइजेशन एनआईए, इतनी हड़बड़ी कि भारत की एजेंसीज, दुनिया की एजेंसीज ये कह रही हैं कि सबके पास इनपुट है कि इशरत जहां एंड टीम टेररिस्ट हैं, और उधर से प्रेशर इतना आ रहा है कि वो हेडली और पूरा यहाँ का जो इकोसिस्टम है ये बात पे लगा पड़ा है कि मोदी को जेल भेजो, झूठा साबित करो और एनकाउंटर को गलत साबित करो कि ये टेररिस्ट नहीं थे। मतलब टेररिज्म को भी हमारे देश में पनाह दी जाती, किसी को बस पॉलिटिकली खत्म कर। समझ सकते हैं क्या कहानी है। और जबकि ट्रक लोड ऑफ एविडेंस थे, मतलब कि वो केस अपने आप में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के खुद ब खुद कह रहा था कि ये सही एनकाउंटर है, गुजरात पुलिस ने सही एनकाउंटर किया है। ऐसा तो कश्मीर में भी कितने सालों से क्लासिक एग्जांपल है, पूरे देश भर में है। पूरे देश भर में। हाँ, जैसे राजेंद्र कुमार आईबी में थे, वैसे ही एक के राजेंद्र थे, वो भी रिटायर हो गए। अच्छा। हैदराबाद रहते हैं, बाद में डीजीपी हुए थे जम्मू कश्मीर पुलिस के। उनसे बात करेंगे तो भी बताएंगे कि एक आदमी जो इसमें से 2 पाकिस्तानी थे जिनको गुजरात पुलिस ने मारा, उसको गोली लगी थी कश्मीर में और वो बच करके भाग गया था। अच्छा। उस एनकाउंटर में कुछ आतंकवादी मारे गए थे, ये बच करके भाग गया था और लास्टली इसका एनकाउंटर हुआ वहां, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि वो हिंदुस्तानी है, निर्दोष है। तो साबित करने पे लगा पड़ा है कि ये एनकाउंटर फर्जी है। दूसरा, किसी ने क्वेश्चन नहीं करा कि कांग्रेस ने जो पहला और दूसरा एफिडेविट वाली बात है, वो उस टाइम किसी ने क्वेश्चन नहीं करी? नहीं, क्वेश्चन तो आप इंग्लिश मीडिया उठा लेंगे तो वो तो फर्जी एनकाउंटर को सपोर्ट करते हुए कम से कम 1000 आर्टिकल्स थे। हाँ, नहीं वो तो अभी भी मिल जाएंगे ऑनलाइन, हम जाके ढूंढेंगे। तो फेक एनकाउंटर। बट उस टाइम जो दूसरे जो गुजरात सरकार थी या प्राइम मिनिस्टर, नहीं, गुजरात सरकार तो लगातार उसको कॉन्टेस्ट कर रही थी। हाँ। और कोर्ट जो है उसमें लगातार ये कर रहा था कि इंटरवीन कर रहा था। जैसे एसपी तमांग का ही जो आया तो उसमें गुजरात सरकार ही हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने स्टे किया बाद में उसको। बाद में सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला चलता हुआ आया, फिर सीबीआई की फाइनल क्लोजर रिपोर्ट लगी उसमें। तो फिर पॉलिटिकल रिएक्शन का खाली क्रोनोलॉजी आप देख लीजिए जी। एनकाउंटर हुआ और बसंत दौखरे एनसीपी लीडर हैं, वो इशरत जहां के घर चले जाते हैं, माता जी को बोलते हैं कि आपको 1 लाख रुपया हम सहायता दे रहे हैं, और मीडिया में खबर आती है। जितेंद्र अवार्ड एनसीपी के एमएलए थे, वो जनाजे में शामिल हो जाते हैं जाकर के इशरत जहां के। कांग्रेस लीडर हमेशा सुर्खियों में रहते थे, दिग्विजय सिंह। हाँ। उन्होंने कहा कि इसमें सुषमा स्वराज के पति और आईबी ने मिलकर के ये घपला किया है, ये फेक एनकाउंटर करवाया है। स्वराज कौशल जी का नाम, हाँ जी, जबरदस्ती उनका नाम घसीटा। शरद पवार ने लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया और वो कहते हैं कि इशरत जहां की गलती क्या थी? उसकी गलती यही है कि वो एक मुस्लिम लड़की है। इस देश में मुसलमानों का इस तरीके से कत्लेआम होता रहेगा, निर्दोष मुसलमानों का। और अगर ऐसे कत्लेआम होता रहा और मुसलमान सड़क पर आ गए और उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया, तो मुसलमानों का दोष क्या है? अब आप इस बात को देखिए कि पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए कुछ भी कर टेररिस्ट है और उसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाने का जो प्रयास। बिल्कुल। सीपीआई-एम पॉलिट ब्यूरो, वो तो भाई धर्म जाति नहीं मानते, लेकिन उन्होंने भी कहा कि भाई ये टारगेटेड किलिंग है और मोदी जी को का ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ उनका एजेंडा है। scroll.com में एक ज्योति पुनवानी करके जर्नलिस्ट होती थी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा 2016 में, अभी सरकार बनने के बाद, और कांग्रेस को खूब मतलब फजीहत की है कांग्रेस की, और लिखा है कि कांग्रेस विफल हो गई। कांग्रेस के पास एक मौका था नरेंद्र मोदी को जेल भेजने का और इशरत जहां एनकाउंटर को गलत साबित करने का, कांग्रेस वो मौका चूक गई। तो वो ये भी लिखती है कि ये सारे एनकाउंटर इसलिए हुए थे कि मोदी की इमेज को चमकाना था। कुल मिला जुला करके कि एक फेलियर है हमारे सिस्टम की। एक एनकाउंटर होता है जो टेररिस्ट एनकाउंटर है, वो मुझे भी नहीं मालूम है, मैं मानता हूं कि हाँ वो टेररिस्ट एनकाउंटर है, मुझे भी नहीं मालूम है कि वो टेररिस्ट एनकाउंटर है कि नहीं।
सामने वाले को भी नहीं मालूम है को फर्जी एनकाउंटर है कि नहीं। दोनों विश्वास किस पे करेगा? एजेंसीज पे करना चाहिए और कोर्ट पे। बिल्कुल। हमारा विश्वास है एजेंसीज पे और कोर्ट पे। हम अंतिम तक उसके फैसले का इंतजार करेंगे। बिल्कुल। हमारा अपना जो मत है उसको हम थोपेंगे नहीं। लेकिन एक तबका ऐसा इस देश में जो कि तुरंत उसको फर्जी एनकाउंटर मान लेता है और 10 साल बाद जब उसमें क्लीन चिट मिलती है अधिकारियों को और उसमें माना ये प्रूव हो जाता है कि नहीं ये एनकाउंटर सही था, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं। आप देखेंगे तो जितेंद्र आवाड हो, दिग्विजय सिंह हो या शरद पवार हो, उन्होंने टेररिस्टों को कवर फायर दिया, उन्होंने एलईटी को कवर फायर दिया, बिल्कुल उन्होंने एलईटी के एजेंडे को चलाया। या रोहित, ये जो ज्योति पुनवानी है, वो लश्कर तैयबा के एजेंडे को यहाँ पे ड्राइव कर रही थी। बिल्कुल। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई हमारे पास औजार मैकेनिज्म नहीं है। ये राइट टू एक्सप्रेशन के दायरे में ला करके सब कुछ खत्म कर दिया। ये पूरी कहानी है पहले अटेम्प्ट की। उसमें जो आपने वो मछली वाली बात, हाँ, कोड उसमें 5 कोड वर्ड था आतंकवादियों के आपस में बातचीत में, और उसमें जिक्र भी कई बार बातचीत का एक टेप भी आया था कई मीडिया हाउसेस में। कहाँ से निकल के आया ये कोड नेम? ये किसके चिट्ठी है उसमें? नहीं, ये कोड नेम निकल करके नहीं आया। ये आईबी ने जो सर्विलांस पे रखा था उसमें ये बात उसमें ये निकल करके आया। कोई कोड वर्ड? हाँ, कोड वर्ड था कि जिसमें वो 5 नंबर मछली का करना है, वो कोड वर्ड में बात कर रहे हैं। तो 5 नंबर मछली था का मतलब था नरेंद्र मोदी। अच्छा, ठीक है। फिर बाकी जो 4 मछलियां थी उसमें बाला साहब ठाकरे थे, अशोक सिंघल जी थे, प्रवीण तगोड़िया थे। समझ गया, जितने भी स्टॉलवर्ड्स थे। हाँ। तो ये पांचवें नंबर मछली में इनका नाम था, और ये शुद्ध रूप से एक फील्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट था, और बहुत असैसिनेशन से पहले ये 4 आतंकवादी मार दिए गए, और बाद में लिपापोती जो हुई वो तो सब सामने है। अभी तक इस इशू को हाईलाइट करके ऐसे दिखाया जाता है न्यूज़ में। अभी भी कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी कोई डेथ एनिवर्सरी होती है, वो सब होता है, तो अभी भी इसको कितना ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया जाता है आज। नहीं, अभी भी वो आर्टिकल्स तो लाइव हैं। हाँ। वो बयान लाइव हैं। ये भी नहीं है कि यूट्यूब से हटा दिया गया और इंटरनेट से हटा दिया गया। बट लोग ऐसा काम करके रात को, मैं तो सोचता हूँ कभी कभी कि सोते कैसे, अपनी शक्ल शीशे में भी कैसे देखते हैं। दिग्विजय सिंह जी जैसे, जिन्होंने, ये तो देशद्रोह था। हाँ, केवल मोदी को अगर आपको निपटना ही था तो आप पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे एग्जैक्टली आपको एक लीडर से प्रॉब्लम है, आप पॉलिटिकली उससे निपट, आप पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, आप उसको देश को क्यों हार्म कर रहे हो? कांग्रेस को ये समझ में आता है कि आप सीपीएम के साथ अलायंस कर सकते हैं, आप एनसीपी के साथ अलायंस कर सकते हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस लश्कर तैयबा के साथ अलायंस करेगी, इसमें तो अलायंस दिख रहा है। बताइए। क्योंकि लश्कर तैयबा जो एजेंडा चला रही है उस एजेंडा को सह दे रहे हैं। और क्या है भाई, तो राइट टू एक्सप्रेशन है, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में बोलने का हमारा अधिकार है। लेकिन आप शुद्ध रूप से एक टेररिस्ट एजेंडा को ड्राइव कर रहे थे, और एक लीडर जिसका पोटेंशियल उस समय दिख रहा था कि ये नेशनल लीडर हो गए थे, और जिसका वर्ल्ड लीडर होने का एक पोटेंशियल था, उसको कैसे भी आप किल करा जाए। आपको मनमोहन सिंह ही चाहिए था इस देश के लिए। आपको बहुत डैशिंग कोई लीडरशिप आपको नहीं पच रही थी, वही कारण था। और आज देखिए दिग्विजय सिंह और उद्धव ठाकरे जी एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। कुछ भी संभव है। जी, वेरी राजनीति में कुछ भी संभव। दूसरा, फिर हम दूसरे, ये उद्धव जी को भी एक बार जरूर क्लिप काट करके भेज देना चाहिए कि भाई जिसके साथ अलायंस कर रहे हो ये आपके पिताजी के हत्यारों के कवर फायर देने वाले लोग हैं। वेरी वेरी राइट, वेरी राइट जी। फिर आया दूसरा वाला केस, अहमदाबाद ब्लास्ट के टाइम पे 2008 में। उसकी क्या कहानी है? इंडियन मुजाहिदीन करके एक होम ग्रोन टेरर आउटफिट बना था। तो कह सकते हैं कि शुद्ध रूप से स्वदेशी और स्वावलंबी मतलब कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट था। उसमें कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। बॉम्ब बनाना है तो इंटरनेट पे देख के सीख जाओ। डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि ये पढ़ाई करनी है लिटरेचर, तो वो सब भी आप फैनेटिक लिटरेचर तो इंटरनेट पे मिल जाता है, अवेलेबल। हाँ जी, सब कुछ इंटरनेट से उपलब्ध था। बाहर का कोई हैंडलर भी नहीं था। लेकिन
कोई मजबूरी नहीं थी कि कोई आपको ये बता रहा था कि यहाँ बम फोड़ो, वहां बम फोड़ो, यहाँ से जाओ, वहां से जाओ, इधर से घुसो। पूरा एक स्वावलंबी नेटवर्क था। वो वाले जो हैंडलर्स होते हैं वो आइडियोलॉजिकली ज्यादा आपको फैनेटिक बनाते हैं। उसकी जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी बने हुए थे। ओके। और इंडियन मुजाहिदीन, आपको याद होगा कि इसने नाक में दम रख कर दिया जी। वो भटकल ब्रदर्स थे, रियाज और यासीन भटकल। एक तो पाकिस्तान भाग गया, एक को पकड़ा गया था नेपाल से। तो अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में पहले मेल आते हैं। हौसला देखिए आतंकवादियों का। मतलब आज तो कहते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट होते नहीं है, उस समय बॉम्ब ब्लास्ट होते थे और आतंकवादी पहले मेल भेजते थे कि हिम्मत है तो रोक के दिखा लो। बिल्कुल। और हम नहीं रोक पाते थे, नहीं रोक पाते थे। और रेनिंग सीजन था बॉम्ब्स का, जैसे लगता था कि बॉम्ब्स की बारिश हो रही है। बिल्कुल। मैं राहुल भाई जब मेरे पॉडकास्ट पे आया था, हम यही बात कर रहे थे कि अखिल, हमारे 2014 से पहले ये एक हमारी लिविंग रियलिटी थी इंडियंस की कि कहीं भी बॉम्ब फट सकता है। आपको दिवाली, होली, इन जगहों पे तो क्राउडेड जगह पे जाना ही नहीं। दिल्ली में मॉल नहीं जाना, सरोजनी नगर, लाजपत नगर बैन था जाना। परिवार के लोग को बता दो कि सरोजनी और सीपी जा रहे हैं, हाँ। तो ये लगता था कि बॉम्ब फटेगा ही और ये मरी जाना है भाई इसने। बिल्कुल, ये रियलिटी थी। आज बॉम्ब फटते नहीं। मेल तो छोड़ दीजिए कि पहले से कोई बोल करके फोड़े की ऑडेसिटी भी हो किसी में। हाँ। लेकिन वो सीजन था, रेनिंग बॉम्ब्स थे और अहमदाबाद में ताबड़तोड़ बॉम्ब्स फटे। कुछ दिन पहले जयपुर में फटे, बेंगलोर में फटे। बिल्कुल। देश भर में बॉम्ब। हाँ, और 10-10 बॉम्ब, 15-15 बॉम्ब फट रहे हैं और उसी थोक में लोग भी मर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। जयपुर सीरियल ब्लास्ट में कई लोग मरे, बेंगलोर में 1-2 लोगों की मौत हुई थी। और हम मान चुके थे कि हमारी नियति है, तो ऐसा ही हुआ, बॉम्ब फटे। और जब बॉम्ब फटे तो उसमें 2 लोगों को टारगेट किया गया था। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। जी हाँ। इन दोनों को टारगेट किया गया था। और एक बात समझिए कि आतंकवादी, मतलब कि हम ही लोग केवल समझते नहीं हैं अपने लीडर्स को, आतंकवादी भी समझते हैं। तो उनका आकलन मोदी जी के बारे में एक चीज था। उनका आकलन ये था कि पहले बॉम्ब फोड़ो और उसके बाद ये आदमी जो है ये मानेगा नहीं, ये अपने सीएम ऑफिस से बाहर निकलेंगे और तब अटैक करो। और दूसरा सीएम क्या करेगा कि अपना घेरा बढ़ाएगा कि यार हमारा सुरक्षा बढ़ाओ। और ये आएंगे कहां? तो हॉस्पिटल आएंगे घायलों को देखने। तो हॉस्पिटल कौन सा है? तो अहमदाबाद सिविल अस्पताल, उसमें भी ट्रॉमा सेंटर। तो बॉम्ब ट्रॉमा सेंटर पे लगा दिया। और आतंकवादियों का ये ट्रैप था। और बॉम्ब शहर में जो फोड़े गए वो मोदी जी को मारने के लिए नहीं थे, मोदी जी को हॉस्पिटल बुलाने के लिए थे। आगे पीछे में बहुत क्लोज कॉल था। बाद में उसमें लंबे समय तक, मतलब इन्वेस्टिगेशन तो तुरंत ही हो गया था, 20 दिन के अंदर ही क्रैक हो गया था सारा मैटर। और उसमें एक मुफ्ती को अरेस्ट किया गया यहाँ से, आजमगढ़ से, जो मास्टरमाइंड था। और उस समय सीएम थी मायावती जी, बहन मायावती। और मायावती जाने नहीं दे रही थी मुफ्ती को। तो एम.के. नारायणन उस समय एनएसए थे और उन्होंने बोला कि गुजरात पुलिस आइए लेने, जाने दीजिए, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये कोई पॉकेट मारी और डकैती का मामला नहीं है और ये हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि उस सरकार में भी कुछ अच्छे लोग थे जिनको नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान था। बिल्कुल। जैसे मैं नारायण साहब का उदाहरण बता रहा हूं, मैं जी के पिल्लई सर का उदाहरण बता रहा हूं। जो चिट्ठियां लिखी गई थी उसमें मुकेश अंबानी के एंटीलिया का जिक्र था। जो चिट्ठी, हाँ, जो चिट्ठी लिखी गई थी, ये 2008 की बात है ना। उस समय जमीन तय हो गया बनना है कि ये उनकी वक्फ की जमीन है क्या? हाँ, वक्फ की जमीन है, इसलिए आज तक चल रहा है वो टॉपिक। तो वक्फ की लड़ाई जो है वो इंडियन मुजाहिदीन और सिमी भी लड़ रहे थे।
इसमें कई उतार चढ़ाव, मतलब उतार चढ़ाव तो बेसिकली इशरत जहां केस में थे, ये तो प्लेन चलता रहा केस क्रैक हो गया, आतंकवादी पकड़े गए, बाद में सजा हो गई तो उसमें कई लोगों को फांसी हुई और मतलब कि टोटल 49 लोग गिल्टी पाए गए थे, जिसमें 38 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया। अच्छा। और 11 कन्विक्ट्स को उम्र कैद की सजा दी गई। इसमें जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चली उसमें एमएल पठान करके थे, एक्यूज के लॉयर थे। अच्छा। और वो बार बार कह रहे थे कि भाई ये मोदी के खिलाफ कुछ बोलना, देश के खिलाफ बोलना नहीं, या मोदी पे हमले का प्रयास, ये देश के खिलाफ हमले का प्रयास नहीं है, मतलब देशद्रोह की धाराओं पे जब बहस हो रही थी। तो कोर्ट ने बड़ा स्पेसिफिक कहा है, और ये बात गौर करने लायक है हमारे लिए भी और हमारे विरोधियों के लिए भी। कोर्ट ने कहा है कि मोदी एक व्यक्ति नहीं है, वो संवैधानिक संस्था पे बैठे हुए एक बिल्कुल व्यक्ति है। इसीलिए वो स्टेट के हेड हैं, इसीलिए उनके खिलाफ अगर मारने का प्रयास हुआ है तो स्टेट के खिलाफ एक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे उतार चढ़ाव थे, बाकी सब लोग पकड़े उकड़े गए। और फिर मुफ्ती अबू बसीर का मैंने बताया कि जब आने लगे तो वहां के मुख्यमंत्री ने, मायावती जी ने रोक लिया। फिर वही प्रोपेगेंडा, वही नैरेटिव कि ये मोदी जी ने करवा दिया बॉम्ब ब्लास्ट और इससे मोदी जी को फायदा हो गया, मोदी जी को लाभ हो गया। और एक और गौर बात करने वाली है कि जो लोग कहते हैं कि मोदी जी को लाभ हो गया, अमेरिका में अटैक हुआ ट्रंप पे, ट्रंप के भाषणों में उनके ऊपर हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट का जिक्र आप पाएंगे। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो लगातार ट्रंप पे हमला हुआ कर रहे हैं, वो उसको चुनाव में भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी पे 4 हमले हुए या प्रयास हुए, 2004, 2008, 2013, 2017। और अहमदाबाद ब्लास्ट का जजमेंट आता है, सीरियल ब्लास्ट का जजमेंट आता है 2022 में। अब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी, जो उस समय मुख्यमंत्री थे 3 अटेम्प्ट्स के समय में, प्रधान, सबसे गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री को यह बोला जाता है कि वो बेनिफिशियरी हैं इसके। तो बेनिफिशियरी हैं तो कभी तो उन्होंने इसका जिक्र किया होगा। वो जिक्र करते हैं 2022 में, और तब जब अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में जजमेंट आ गया, और इस बात को कहते हुए कहते हैं कि चूंकि जजमेंट आ गया है इसलिए मैं बोल सकता हूं, क्योंकि उससे पहले सब जुडिस। आप ध्यान रखिए कि मर्यादा का जो ख्याल प्रधानमंत्री रखते हैं कि जजमेंट आ गया तब मैं बोल सकता हूं। और 2022 के पहले क्या हुआ है, 4 घटनाएं हो गई जिनका जिक्र इस किताब में है। बिल्कुल। और बाकी 3 घटनाओं के बारे में देखिएगा तो चुप है। मतलब पटना के बारे में उन्होंने बोला, पटना का भी जजमेंट आ गया, लेकिन वो इसको भुनाते नहीं है पॉलिटिकल, कि इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज करे, पॉलिटिकल माइलेज ले। बिल्कुल। और वो बड़ा अच्छा है उनका, वो कहते हैं कि जब अहमदाबाद में हुआ तो मैंने माटी की कसम खाई, सौगंध लिया कि आतंकवादियों को हम पताल से भी निकाल करके, खोज करके निकालेंगे। और इसीलिए नैरेटिव नहीं चला, क्योंकि मुझे लगता है कि पीएम की पर्सनालिटी का सबसे बड़ा पार्ट है उनका डिसिप्लिन। बिल्कुल। और उनका आदर का भाव। बिल्कुल। भले ही मैंने गिनाया कि किस तरीके से मिसयूज करने का प्रयास किया गया इंडियन एजेंसीज का, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, एक ऑथर के नाते मैं कह रहा हूं जी। लेकिन आप प्रधानमंत्री को ना आज देख रहे हैं, ना गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आपने देखा होगा कि कभी उन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी तो रोज कर रहे हैं। वो तो वहां तो छोड़ ही दो, भूल ही जाओ उसको। तो ये अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट की कहानी है, और ये बड़ा क्लोज एस्केप था ये अपने आप। तीसरा था हमारा गांधी मैदान 2013 पटना में, उसकी क्या कहानी है? 2013 गांधी मैदान में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होता है, एयरपोर्ट पे आते हैं, और जैसे ही उतरते हैं उसके आसपास ही पटना में पहला ब्लास्ट होता है, जो एयरपोर्ट से नजदीक है स्टेशन, पटना जंक्शन जो है, 9:15 में पहला ब्लास्ट होता है। और उसके बाद तुरंत इनको खबर हो जाती है कि आतंकवादी घटना है और पटना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है।
मोदी जी को क्या करना चाहिए था, या मतलब किसी भी नेता को क्या करना कि चाहिए सेफली वापस आप कि सेफली safe वापस चले चले जाए। हाँ। गवर्नमेंट उस समय हॉस्टाइल थी, मतलब कि बिहार सरकार बहुत ये अच्छे रिलेशंस भी नहीं थे। आतंकवादी फिर सही थे इस बार। उनका आतंकवादियों का आकलन नहीं था, उनका अनुभव था कि ये गुजरात बाहर आएंगे, ये नहीं जाएंगे वापस। ये जाएंगे नहीं, ये आएंगे बाहर। तो अब तमाशा शुरू होता है। 9/15 में पहला बम ब्लास्ट, फिर दूसरा 11:40 में, तीसरा गांधी मैदान रेजेंट सिनेमा, फिर 12:10 गांधी मैदान के अंदर, फिर गांधी मैदान के बगल में 12:15, फिर ट्विन टावर्स में 12:20 और 12:45 में फिर गांधी मैदान के बगल में चिल्ड्रन पार्क है वहां पे 9 ब्लास्ट टोटल। 9 ब्लास्ट। हाँ, ये ब्लास्ट हुए। और ब्लास्ट गांधी मैदान में हो रहे हैं, एयरपोर्ट के नजदीक से लेकर के गांधी मैदान तक। मोदी जी क्या करते हैं, गांधी मैदान आते हैं और गांधी मैदान आकर के, मतलब कि गांधी मैदान के बगल में आखिरी ब्लास्ट जो हुआ है वो उनके रहते समय, बाद में भी एक ब्लास्ट होता है 5:15 के आसपास एक बम ब्लास्ट होता है। लेकिन मोदी जी 12:45 में जो लास्ट ब्लास्ट होता है और 1:35 में गांधी मैदान आ करके अपना स्पीच शुरू कर चुके होते हैं। और मंच पे मोदी जी हैं, सामने 4 लाख 5 लाख की भीड़ है। बॉम्ब फट चुके हैं, तुरंत बॉम्ब फटे हैं, बॉम्ब फट रहे हैं और मोदी जी मंच पे हैं। आप स्थिति को खाली थोड़ा सा विजुअलाइज, मैं तो वही कर रहा हूँ एग्जैक्टली। और यहां ही अंतर होता है कि स्टेट्समैन में और एक नॉर्मल लीडर में, कि जो परिस्थितियों को भांपता है। सामने जो 5 लाख की भीड़ है वो कहाँ जाएगी, उसके भाव क्या है, एक तो डरी हुई है और दूसरा गुस्से में है। डर बढ़ गया तो स्टैम्पेड हो जाएगा, 10,000 लोग मारे जाएंगे। बिल्कुल। गुस्सा बढ़ गया तो पटना शहर नहीं रहेगा। 5 लाख लोग जब निकलेंगे गुस्से में, उस शहर का क्या हाल करेंगे। और मोदी जी का जो एक स्टाइल था, उस स्टाइल में वो बोलना शुरू करते हैं, हाथ उठा करके भाइयों और बहनों, और अलग अलग भाषाओं के शब्दावली का, कुछ भोजपुरी, कुछ मगही, कुछ मैथिल शब्दों का यूज करते हुए, और भीड़ को ठंडा करते हैं। बोलते हैं कि आप यहां से जाइए धीरे धीरे, और रास्ते में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, आप लोग सही सलामत घर पहुंचने चाहिए। और आप देखिए कि जैसे मास्टर बच्चे को पढ़ाता है वैसे वो बता रहे हैं और सब लोग उनकी बात स्वीकार कर रहा है, सुन रहा है लोग। और जबकि उसी मैदान में ब्लास्ट हुआ है, एक घटना नहीं हुई। सब लोग धीरे धीरे, भीड़ डिस्पर्स होती है और 55 मिनट तक मोदी जी भाषण देते हैं। कल्पना कीजिए कि मोदी जी नहीं आए होते तो क्या और ब्लास्ट हुए रहते, क्या होता। स्टैम्पीड तो होना ही होना था। 2 जरूरी चीजें, एक इस बात की चर्चा हमारे सूत्र भी बताते हैं, 1-2 अखबारों में रिपोर्ट भी हुआ, लेकिन बाद में पता नहीं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बना, कि मोदी जी जिस मंच पर थे उसके नीचे बॉम्ब था। हाँ, ठीक है, हालांकि ये जजमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन 2-3 अखबारों में रिपोर्ट हुआ कि जिस मंच पर खड़े थे उसके नीचे एक बॉम्ब था जो एक्सप्लोड नहीं हुआ। दूसरा, एक टी एरिया होता है जहां से चाय पानी ये सब आता है, बाकी स्टाफ्स के लिए भी, वो 70-80 मीटर की दूरी पर था मंच से। वहां 3 बॉम्ब क्लब करके रखे हुए थे जो फटे नहीं, और उन बॉम्ब्स का जो रेंज था वो 160-70 मीटर का था। ओके। और वो फटे 70 तो मीटर मोदी जी को अपने एरिया में लेते, वो फटे नहीं। ये मिले हैं वहां पे, ये मिले हैं 3 बॉम्ब क्लब टुगेदर। और वो नीचे वाला भी मिला है। नीचे वाले की चर्चा रही, हमारे सूत्र बताते हैं कि नीचे बॉम्ब था 2-3 जगहों पे, बट वो 70 मीटर वाले मिले हैं क्लब टुगेदर, और टी एरिया वाले बॉम्ब मिले। ओके, ठीक है। पटना सीरियल ब्लास्ट भी एक बहुत क्लोज एस्केप था। पॉलिटिकल ड्रामा उसी तरीके से शुरू हुआ। इसमें कौन इन्वॉल्व था? वही इंडियन मुजाहिदीन ही। अच्छा, ये भी इंडियन मुजाहिदीन का ही ऑपरेशन था। तो अभी और इंडियन मुजाहिदीन ने उससे थोड़े दिन पहले ही बोधगया ब्लास्ट किए थे। ठीक है, दोनों में ऑपरेटिव सेम थे। हैदर अली, और जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी है इसमें, तो उसमें ये वो हैदर अली का नाम ब्लैक ब्यूटी। हाँ, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी। अच्छा, तो अच्छा आपने इसमें लिखा दिया। हाँ। हैदर अली उर्फ अब्दुल्ला उर्फ ब्लैक ब्यूटी, इम्तियाज अंसारी, ये दोनों उसमें थे। गया बॉम्ब ब्लास्ट में भी थे।
तो ये भी इंडियन मुजाहिदीन का काम था, और होम ग्रोन टेरर नेटवर्क जैसा बताया हमने आपको। क्या आज भी इंडियन मुजाहिदीन होएगी तो सही, आई एम श्योर, बट वो किसे कहते हैं ना, स्लीपर सेल टाइप वैसे देखिए, है। ये तो भाव खत्म नहीं होता, बिल्कुल। या ये जो आत्मा रह जाती है, शरीर बदलना पड़ता है। अभी तुरंत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन हुआ तो जी, अभी- पीएफआई के जगह सीएफआई, डीएफआई, ईएफआई कुछ भी हो जाएगा। सिमी बैन हुआ तो पीएफआई हो गया, बैन हुआ तो एनडीएफ हो गया, सही बात है। तो मनीता निधि परसाई हो गया, तो कुछ भी नाम कर लेंगे और वही नेटवर्क इनको काम आ जाता है। तो ये तो खत्म होता नहीं। वो जो मेंटालिटी है वो वही रही, वो खत्म होती नहीं। बिलीफ सिस्टम वैसे ही रहता है। और देश के खिलाफ जो साजिश रचते हैं उनके लिए वो रेडीमेड रॉ मटेरियल है। वो जो रेडिकल एक थॉट प्रोसेस है, वो रेडीमेड रॉ मटेरियल। सही ना, सही आपने वो बोला। अपना भी फायदा नुकसान नहीं देखते कि बम हम बांध रहे हैं, उसमें चिथड़े हमारे उड़ेंगे। पटना सीरियल ब्लास्ट में कई मारने के तौर तरीके पे काम किया गया था। जैसे पटना गांधी मैदान को चुना गया तो उसके पहले रेकी की गई थी, तो हैदर अली इम्तियाज ने ऐसे छत्तीसगढ़ में भी रेकी किया था। एक सुसाइड जैकेट टेस्ट हुआ था, मैं बताऊं आपको। अच्छा। और रांची में ईरम लॉज है, वहां पे सुसाइड जैकेट बनाया गया, फिर उसको टेस्ट किया गया। जिसको सुसाइड जैकेट पहनना था, बॉम्बर होना था, वो डर गया, वो पहना नहीं। बाद में वही फिर सरकारी गवाह भी बना। अच्छा, उसी ने इनकी पोल भी इसी केस में, इसी केस में, पटना वाले केस में। अच्छा। फिर जब सुसाइड बॉम्बिंग वाला जब ये फेल हुआ तो फिर और तरीकों पे बात की गई कि कैसे कैसे मारने के और प्लान हो सकते हैं। एक्चुअली तो पूरा होमवर्क किया गया था। ऐसा लगता है जैसे 2014 से पहले, जैसे कहते हैं ना कि एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया गया हमारी उस टाइम जो सरकार, रूलिंग सरकार थी, उसके द्वारा भी, कि इन तरीके के एंटी एलिमेंट्स को पनाह मिल गई हमारे देश में ये सब कार्य करने के लिए, यू नो। जी, वहाँ माहौल ही ऐसा था कि कर देंगे, इजी होगा, हो सकता है कि हमारे लिए ही बोले ये लोग भी। जी, जी। तो ये तो पटना सीरियल ब्लास्ट की कहानी थी। फिर हम आए 2017 पे, जो चौथा अटेम्प्ट आपने इसके बारे में लिखा है, उसकी क्या कहानी? भीमा कोरेगांव की घटना सबको मालूम जी होती जी है। बिल्कुल। और वो हर साल एक तनाव की मनाते स्थिति हैं, रहती हर है, साल मनाते हैं मनाते हैं, और एक तनाव की स्थिति भी बनती है। उसके अपने हिस्टोरिकल कारण। जी। तो पहली दृष्टया, प्रथम दृष्टया देखेंगे तो ऐसा लगता है कास्ट कॉन्फ्लिक्ट का मैटर है, लेकिन थैंक्स टू पुणे पुलिस, उसमें अभी जो महाराष्ट्र की डीजी है रश्मि शुक्ला, उस समय पुणे कमिश्नर होती थी। ज्वाइंट कमिश्नर रविंदर गायकवाड़ कदम करके एक बड़े शानदार ऑफिसर थे, अब तो रिटायर हो गए। बहुत फेमस गायकवाड़ का। हाँ। तो हाँ, नक्सल ऑपरेशंस में जी, मतलब जी, कि जी। पूरे देश भर में, मतलब कि सबसे ज्यादा अनुभवी लोगों में से हैं वो। एक शिवाजी पवार थे, अभी सर्विस में हैं, वो आईओ थे केस के। तो जब इन्वेस्टिगेट करने लगे तो फर्स्ट हैंड केस, मतलब फर्स्ट ऐसे दृष्टया ऐसा लग रहा था कि कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, हर साल होता है, और ये केस क्लोज था। लेकिन पुणे पुलिस रुकी नहीं वहां पे। जब उधेड़ना शुरू किया धीरे 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 धीरे, पूरा 360 डिग्री जब किया, तो ट्रक लोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिले। और पहली बार ये साबित हुआ कि इस देश में अर्बन नक्सल नाम का एक कंसेप्ट है, जिसको कि लोग बोलते थे कि मिथ है, झूठ है। और साबित ही नहीं हुआ, जितने नेटवर्क्स थे वो एक्सपोज हुए। जीएन साईं बाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे थे, सुधा उधर कहीं महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी में बैठी थी, तेलतुंबड़े कहीं और पढ़ा रहा था, कोई अमेरिका में जाके लेक्चर ले रहा था, रोना विल्सन और मोहम्मद सिराज जेएनयू में बैठे हुए थे। ये पूरा नेटवर्क के तथ्य मिले, प्रमाण मिले, बाद में मास लेवल पे गिरफ्तारियां हुई इन लोगों की। और ये झारखंड में फादर स्टेन स्वामी मिले। ये लोग ऐसे सीधे साधे बेचारे से, अच्छे से दिखने वाले लोग, बढ़िया चाय कॉफी पी रहे हैं, झोला लटका के घूम रहे हैं, और ये हार्डकोर नक्सल्स थे। बिल्कुल। ये उसमें से निकला। उसी में देखेंगे तो एक पत्र है जो 18/4/2017 का रोना विल्सन और कॉमरेड प्रकाश के बीच में है। रोना विल्सन कॉमरेड प्रकाश को लिखता है। प्रकाश सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, सीपीआई माओइस्ट का। ठीक है। और उसमें जब लिखता है तो लंबा लेटर है,
उसमें बहुत सारी बातें हैं जीएन साईं बाबा के बारे में हैं, और डिफीटिंग हिंदू फासिज्म हैज बीन आवर कोर एजेंडा, वी आर वर्किंग टू कंसोलिडेट टाइज विथ लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज, लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। एंड असली इसमें मारने की बात आती है कि वी आर थिंकिंग अलोंग द लाइंस ऑफ अनदर राजीव गांधी टाइप इंसिडेंट, राजीव गांधी के तरह का कोई इंसिडेंट अंजाम देना है। टारगेटिंग हिज रोड शोज, मतलब मोदी जी के रोड शो, समझ गया, कुड बी एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। और इसके बाद और एक लेटर है जो 26/12/2017 का है, इसका फॉलोअप है, मतलब कि मोदी जी को रोड शो में मारना है। तो इसका फॉलोअप जो लेटर है उसमें लिखा हुआ है, वो कॉमरेड प्रकाश और रोना विल्सन के बीच में ही है कि आई एम सेंडिंग अ कैटलॉग ऑफ अवेलेबल इक्विपमेंट अलोंग विद दिस पैकेज फाइनल डिस्पैच, पीजीपी मतलब फाइल है, तो उसमें डिटेल है। वो पीजीपी फाइल जब खोलेंगे, भीमा कोरेगांव की चार्जशीट 15,000 पन्ने की है, 10,000 प्लस 5,000 मेन और सप्लीमेंट्री मिला करके, तो उसमें ये पीजीपी फाइल को भी है। आप देखेंगे तो उसमें हथियारों के मेक लिखे हुए हैं, लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स हैं। नक्सलियों को अगर आप जानते समझते हैं, अगर उनका ऑपरेशन आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, तो लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स यूज नहीं करेंगे, उनका तो टेक्निक ही अलग होती है। तो ये राइफल उसी लिए मंगाया गया था, उनका तो गुरिल्ला वॉरफेयर टाइप ज्यादा होता है। फिर एक लेटर और है जिसमें 8 करोड़ के बजट का जिक्र है, वो इसी ऑपरेशन के लिए था। तीसरा कि ये जो 2017 में मारने का जो प्लान मैच्योर हुआ, ये आया कहां से? तो 2015 में 21 से 24 दिसंबर 2015 में इनका ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो सीपीआई माओइस्ट की एक बैठक चली और उसमें मोदी सरकार के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया गया। और उस रेजोल्यूशन में आप देखेंगे तो गौर कीजिएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है कि लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एसोसिएशन करना है, तो इसमें ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का जो डॉक्यूमेंट भीमा कोरेगांव की इन्वेस्टिगेशन निकल करके आया, उसमें लिखा गया है, विद द लॉस ऑफ सोनिया मनमोहन लेड यूपीए and BJP coming into power, Maoists and their progressive allies would be facing serious challenges. The resolution mentions that their apprehensions have come true in the last year and a half of the Modi government. मतलब मोदी सरकार में हमको दिक्कत थी और सोनिया मनमोहन सरकार में हमको आराम था। बिल्कुल, ये वो खुद कह रहे हैं। ये माओवादियों का डॉक्यूमेंट है। रेजोल्यूशन पास हुआ, ईआरबी की मीटिंग है ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो की, और जो मोदी के खिलाफ जो रेजोल्यूशन पास हुआ वो मैच्योर होकर के मारने की प्लानिंग में 2017, और उस प्लानिंग के बारे में कहते हैं कि जो सीपीआई माओइस्ट का जो सेंट्रल कमेटी था उसका अप्रूवल प्राप्त था। उसको अप्रूवल प्राप्त मतलब अप्रूव्ड था। अच्छा, स्ट्रेटेजी तो पहले प्लान डिस्कस होता है, एग्जीक्यूशन प्लान थी, एग्जीक्यूशन अप्रूव्ड था कि हम मार देना है राजीव गांधी टाइप इंसिडेंट, और इस स्नाइपर राइफल से टारगेट करना है रोड शोज में, सबसे ज्यादा वल्नरेबल उसी समय है। तीसरा कि ढेर सारे पत्र हैं, और इस तरह जहां केस की तरह इसमें भी आप देखेंगे तो बेचारे निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। स्टेन स्वामी बेचारे हैं, बेचारे वो फादर हैं, और जीएन साईं बाबा बेचारा वो अपाहिज है, रोना विल्सन बेचारा स्टूडेंट है। ये बेचारा शुरू हुआ फिर से, तो ये नैरेटिव फिर से शुरू हुआ कि ये सारे लोग शरीफ हैं, ये तो बेचारा स्टूडेंट है, ये बेचारा प्रोफेसर है। अब मैं थोड़ा सा बारीकी से पढ़ा मैंने उसको, तो एमफिल डेजर्टेशन का मैं टाइटल पढ़ रहा था रोना विल्सन का जेएनयू में। तो टाइटल क्या है? इंडिया वेदर कॉलोनियल, सेमी कॉलोनियल और सेमी फ्यूडल। मतलब इस तरह के रिसर्च होते थे वहां भारत सरकार के सब्सिडाइज्ड यूनिवर्सिटीज में। भारत सरकार के पैसे पे भारत को ही आप साबित करना है आपको कि कॉलोनियल है कि नियो कॉलोनियल है कि फ्यूडल है, या तीनों है। और ये लोगों का जब खोला गया तो ऐसे तो लगता था कि थोड़ा सा लेफ्ट है, लेकिन जब खुदाई हुई तो मालूम चला कि साहब ये तो लेफ्ट ही नहीं है, ये तो कोर मेंबर्स हैं सीपीआई माओइस्ट की फंक्शनिंग के। उसमें और सारी बातें आई कि जीएन साईं बाबा के अरेस्टिंग के बाद हमारा डूसू में और जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन में हमारी पकड़ कमजोर हुई है, हमारे
डिफंक्ट हो गया है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको रिस्ट्रक्चर करना है। तो मोहम्मद सिराज करके एक और अरेस्टिंग हुई है मोहम्मद सिराज की, तो मोहम्मद सिराज को ये काम दिया गया था कि इसको रिस्ट्रक्चर करो। दूसरी बात उसमें ये ध्यान में आती है कि हमारे परिवार के बच्चे, हम लोग पढ़ने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, और गिद्ध की तरह ये लेफ्टिस्ट और रेडिकल इस्लामिस्ट ऐसे घात लगाकर बैठे हुए हैं कि आते ही आतंकवादी बना देना और इनको माओवादी बना देना। बिल्कुल, आते ही इनका जो दिमाग है उस पे हाँ आइडियोलॉजिकल चेंजेस करो। हाँ, उस पे उसका शोरबा चढ़ा देना है। तो ये पढ़ने लायक है। मुझे लग रहा है कि तीसरा उसमें एक आता है कि वो बात राहुल गांधी से जुड़ती है कि कार्यक्रम करने हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया पे और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया पे। कहाँ करना है? यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया, बोलीविया, चिली, ब्राजील, मेक्सिको, इक्वाडोर, अमेरिका। और यहाँ पे लोग जा रहे हैं। आप अमेरिका जाएंगी तो वहां आपको कॉमरेड सेल्जा पाइक मिलेंगी, कॉमरेड अनुपमा रॉय मिलेंगी, और वहां पे आपके रहने की व्यवस्था होगी, आपको आपके लिए लेक्चर रखा गया है, और आप बाहर जाके डिस्कस क्या करते हैं? तो इंडियन कास्ट और देश को कितना और ज्यादा नीच दिखा सकते हैं उतना ज्यादा दिखाते हैं जाके। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। बिल्कुल सेम। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कोइंसिडेंस नहीं है। नक्सलियों का जो डॉक्यूमेंट है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उसमें लिखा हुआ है कि यूज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इश्यूज टू अराउज masses into open militant struggle. That's what he's doing. This will create breakdown of law and order and it will lead to chaos and anarchy. Exactly what he's मतलब doing. कास्ट में कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, वेलफेयर नहीं चाहिए। वेलफेयर कॉन्फ्लिक्ट ही चाहिए, एनार्की चाहिए और ब्रेकडाउन ऑफ इंडियन सिस्टम चाहिए, और इस देश का डिसमेंबरमेंट चाहिए। मोदी जी को मारने का जो प्लान है, उससे ये मामला इसलिए जुड़ता है क्योंकि मोदी जी क्या है? एक लीडर है जो हमारे एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इस देश के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया एज अ ग्लोबल सुपर पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया एज ए ग्लोबल सुपर पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। उससे समस्या है इनको, हमारे भारत कैसे इस तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करे, उसी से इनको प्रॉब्लम है। तो उसका काट क्या है कि भारत को बदनाम करो, यहाँ केओस और एनार्की करो, और छोटे छोटे जो फॉल्ट पॉइंट्स हैं उनमें, जैसे भीमा कोरेगांव में हर साल एक छोटा सा मनमुटाव होता है, तो मनमुटाव दंगा में कैसे बदल जाए? बिल्कुल सही बात है सर। दंगा बड़े लेवल के मास किलिंग में कैसे बदल जाए? इस देश की इमेज कैसे खराब हो जाए? यहाँ बम क्यों नहीं फट रहे? यहाँ दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं? यहाँ हिंदू से लड़ क्यों नहीं रहा है? ठीक है, हिंदू और मुसलमान के भी दंगे क्यों नहीं हो रहे? हाँ बिल्कुल। तो ये क्या है कि ये जो फॉल्ट लाइंस हैं, इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। आप गोली से मरिए तो ठीक, बॉम्ब से मरिए तो ठीक, नहीं तो आपकी हम सामाजिक हैसियत खत्म कर देंगे, आपकी सामाजिक साख खत्म कर देंगे। इसीलिए इस किताब में ये जो दोनों पैरेलल कहानियां चलती हैं, इसको साथ में ही एक्सप्लेन किया गया है कि दोनों कहानियां साथ में कैसे चलती हैं। भीमा कोरेगांव का इन्वेस्टिगेशन मैं मानता हूं कि इस देश के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेशंस में से है, जो कि 2 दिन में बंद हो सकता था, लेकिन इसने बखिया उधेड़ के रख दी पूरे सिस्टम की, अर्बन नक्सल सिस्टम था। और उनका जो आपस में कनेक्ट था, अर्बन नक्सल्स का कनेक्ट रेडिकल इस्लामिस्ट से था, जैसे क्रिश्चियन मिशनरी से था। रोना विल्सन तो सीपीआई माओइस्ट था, और रोना विल्सन पीएफआई पे झारखंड में प्रतिबंध लगा हुआ था, वो प्रतिबंध हट जाए उसके लिए लॉबी कर रहा था। फादर स्टेन स्वामी तो मिशनरी थे। इस सबका जो एक नेक्सस था, आज जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते थे, उसको एक्सपोज किया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। ये ग्रे जोन वॉरफेयर का युग है, जिसको 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं। इसमें प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल वेपन की तरह किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें झूठ का इस्तेमाल वेपन की तरह किया जाता है, और राहुल गांधी प्रोपेगेंडा को वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वही मोडस ऑपरेंडाई नक्सलियों का है, वही मोडस ऑपरेंडाई लश्कर तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन और सब एक है, जो एंटी इंडिया कंट्रीज हैं उनका है। बिल्कुल। और मुझे भय लग रहा है कि आप एक देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका एक लेगेसी रहा है, एक नेशनलिस्ट पास्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको अपने पॉलिटिकल अपीजमेंट का ये एक्सट्रीम लेवल है, जहां की आपको देशद्रोह और
देशभक्ति का जो एक रेखा है वो आप आपको जानते समझ नहीं में है, पार कर दिया आपने उसको। कि नेशनल इंटरेस्ट और देशद्रोह में अंतर क्या और आज इंदिरा गांधी अगर राहुल गांधी को देखती, जो कि मैं तो उनको खुद बहुत बड़ा अर्बन नक्सली मानता हूँ, तो वो भी शर्मिंदा होती इनकी बातें सुन के कास्ट के ऊपर। नहीं, कांग्रेस का मेकओवर हो गया। आप आज हम लोग देशभक्ति की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस के टारगेट पे आ जाएंगे। आप यहाँ बैठ करके मोदी तेरी हत्या होगी या देश तेरा भारत तेरे टुकड़े होंगे, तुरंत कल आपको राहुल गांधी के मिलने बुला लेंगे ऑफिस। तो राहुल गांधी खुद घर आ जाएंगे। कम एंड मीट मी माय कूल गैंग। राहुल गांधी खुद घर आ जाएंगे। हाँ, आ जाएंगे। और जा करके पूछिए तो सबसे ज्यादा बुरी स्थिति कांग्रेस में है। एनएसयूआई के लड़कों से पूछिए, हम लोगों के कॉलेज टाइम के मित्र हैं, बोलते हैं कि नक्सलाइट को बुला करके बिठा दिया, हम लोग को नक्सलियों को रिपोर्ट करना पड़ रहा है। बताओ, मतलब जो लास्ट ड्रॉप, अगर एक बूंद भी नेशनलिज्म का बचा हुआ है उस पार्टी में, उसको भी स्वाहा कर देना है, खत्म कर देना है। आपने भी बात बोली ना, फादर स्टैन स्वामी क्रिश्चियन मिशनरी थे। अब देखिए कि आप हिंदू हो जाएं अगर एज अ कम्युनिस्ट, तो आप कम्युनिस्ट आपको माना नहीं जाता, बट यू कैन बी अ क्रिश्चियन एंड यू कैन बी अ मुस्लिम एंड बी अ कम्युनिस्ट। आपने उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन भी मैं पढ़ रहा था कि अल्लाह विदाउट कम्युनिज्म, क्या था वो? हाँ, उसमें मौलाना ये थे जिन्होंने बांग्लादेश का ये क्या था, उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म प्लस मतलब कि इस्लाम माइनस अल्लाह इज कम्युनिज्म। हाँ, तो कम्युनिज्म प्लस अल्लाह इज इस्लाम। तो डोंट वरी, उसमें ट्रांजिशन का एक फेज है, आप दोनों हो सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। तो हाँ। अच्छा, दूसरा क्या है कि उसका वेलफेयर का पार्ट नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मुसलमानों का इससे लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा। मुसलमानों को रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जा रहा है 100%, और वो आपकी बदनामी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको जो समाज का मेन स्ट्रीम है उसको काट के अलग थलग कर रहे हैं। बिल्कुल। मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट करा था शाजिया इल्मी जी के साथ। मैं अपने व्यूअर्स को, जिन्होंने नहीं देखा, जरूर बोलूंगा कि उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से डिफाइन करा है कि मुस्लिम्स के साथ कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने वाकई करा क्या है, कि उनको किस तरीके से वहीं रखा कि बस तुम्हारे ऊपर हमारी पॉलिटिक्स चलती रहे, बट तुम ऊपर मत आ जाना। ऊपर आगे तो हमारी पॉलिटिक्स कैसे जाएगी। एक और बात है इसमें कि आप देखेंगे तो सीपीआई माओइस्ट बना 2004 में जी। तो पहले एमसीसी और पीडब्ल्यूजी करके दो ऑर्गेनाइजेशंस थे, आपस में लड़ाई झगड़े भी होते रहते, हत्या भी होती रहती, दोनों का मर्जर हो गया। ओके। और सीपीआई माओइस्ट बन गया। तो उसको सीपीआई माओइस्ट का 9th कांग्रेस कहते हैं। ओके। और उस समय एक डॉक्यूमेंट बना, स्टिर, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। ओके। उसी में अर्बन पर्सपेक्टिव एक चैप्टर रहता है, 13 चैप्टर। ओके। फिर जो अर्बन पर्सपेक्टिव है उसका एक फुल फ्लेज डॉक्यूमेंटेशन होता है, बड़ा डॉक्यूमेंट बनता है, उसका नाम है यूपीयूए, अर्बन पर्सपेक्टिव और वर्क इन अर्बन एरियाज, 2007 में। और उसमें आप देखेंगे तो टैक्टिकल यूनाइटेड फ्रंट, ब्रॉड बेस्ड यूनिटी, भीमा कोरेगांव में भी जो डॉक्यूमेंट पकड़े गए हैं, और भीमा कोरेगांव में जो मोडस ऑपरेंडी है कि लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलना, आपस में झगड़े हैं तो उसको सेकेंडरी कर देना, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है कि हिंदुत्व, आरएसएस, मोदी, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है कि इनके एंटी हैं तो वी कैन बी टुगेदर और अपने झगड़े बाद में हम लोग सलट लेंगे, जो हो रहा है वाकई अभी। तो ये जो राहुल गांधी करते हुए दिखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि जो 2004 और 7 का डॉक्यूमेंट है, तो दे आर पार्ट ऑफ दैट टैक्टिकल यूनिट। मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम इसको पॉडकास्ट को एंड करेंगे। अभी सीताराम येचुरी जी की रिसेंटली डेथ हुई थी। जो ये पूरा अर्बन नक्सल गैंग है, एक तो मैं होगा अगर कोई कम्युनिस्ट है प्योर एंड प्योर, जो इस साइड ऑफ थिंग्स में ना पड़े, फॉर एग्जाम्पल, क्या सीताराम येचुरी भी इन सब चीजों में 100% इन्वॉल्व थे? वो मेरा आपसे सवाल है। जैसे भीमा कोरेगांव में जो कुछ हो रहा था, जिस तरीके से प्लान कर रहे थे मोदी जी को मारने का, क्या वो भी इस सब में थे एज अ सिटिंग एमपी, सच अ सीनियर लीडर इन इंडियन पॉलिटिक्स? देखिए, जब भीमा कोरेगांव के इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं हम लोग, और जो कॉमरेड्स के बीच में, जो मतलब लीडर्स के बीच में जो बातचीत है, नक्सल लीडर्स के बीच में, तो उसमें पॉलिटिकल सर्कल में फ्रेंड्स की बातचीत है, जुडिशियरी में फ्रेंड्स की बातचीत है, एकेडेमिया में फ्रेंड्स की बातचीत है, कल्चरल एक्टिविस्ट में फ्रेंड्स की बातचीत है। तो दे वर हैविंग फ्रेंड्स एवरीवेयर।
और आपको मालूम नहीं है कि आपके घर के बगल में बैठा हुआ कोई नहीं पता, ठीक ठाक बिल्कुल। व्यवसाय करने वाला आदमी और सीधा रोज सुबह सुबह नमस्ते कर रहा हो, या सीधा साधा ऐसे फकीर टाइप आदमी दिख रहा हो, और मालूम चला कि ये पहली बार संभव हो पाया तब जब भीमा कोरेगांव का इन्वेस्टिगेशन हुआ। ये दिखते ज्यादातर ऐसे ही है, हाँ, झोला कि अपने लेके को चलने वाले। सामने से सीधा सीधी दिखने वाले। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने लोग हैं, वो शरद पवार का बयान हो, राहुल गांधी के बयान हो, या कार्यक्रम हो, या दिग्विजय सिंह का बयान हो, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये एक इकोसिस्टम का पार्ट है, और ये वेल लुब्रिकेटेड होता है, उसके कारण ही कोई किसी विषय पर बोलता है। सही बात है। उसमें पर्सनल बेनिफिट्स भी इन्वॉल्व हैं, उसमें पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी हैं, उसमें पर्क एंड प्रिविलेजेस भी। कोई पागल थोड़ी ना हुआ है कि ऐसे ही बोल देगा कि इशरत जहां निर्दोष है और मोदी जी को लाभ हुआ है, और ये आतंकवादी नहीं है, सीधे साधे लोग हैं, और भीमा कोरेगांव में ये सीधे साधे प्रोफेसर हैं। कोई मतलब होता है, कोई कारण होता है। ये कारण एक्सप्लोर करना शुरू किया एजेंसीज ने पूरे तरीके से भीमा कोरेगांव के बाद, और मुझे लग रहा है कि आगे उनके और तौर तरीके बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस खत्म हो रही हैं, उनके भी मॉडस ऑपरेंडाई बदलेंगे, थोड़ा और फुल प्रूफ होने का प्रयास करेंगे। ये जो फुल प्रूफ मैकेनिज्म था, कई लोग तो पूरा जीवन जी गए। सही बात। यूनिवर्सिटी में पूरी अपनी नौकरी छोड़ गए और परलोक भी सिधार गए, और हार्डकोर नक्सल ऑपरेटिव्स थे। सही बात है। ठीक है विनय जी, बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग 4 केसेस और उनकी डिटेल्स बताई, एंड आई होप मैं भी बहुत कुछ सीखा, एंड आई होप जो लोग ये देखे हैं वो भी इस चीज़ को समझे कि जो अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं कोई भी चीज़ करने के, उसके पीछे का जो इकोसिस्टम है वो कैसा है भारत में भी। तो थैंक यू सो मच, एंड आई होप जो लोग देख रहे हैं उनको भी एपिसोड अच्छा लगेगा। थैंक यू अखिल भाई, और आपके दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं जी, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।